अगर आप सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने की भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। योर मनी में हम आपको सही फाइनेंशियल फैसले लेने की न सिर्फ हिम्मत देते हैं बल्कि उन्हें पूरा करने की भी राह दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज बात करेंगे इंश्योरेंस की और हमारे आज के एक्सपर्ट है रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा। आपका स्वागत है हर्ष। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं आज योर मनी में क्या है खास। क्या होती है बैकडेटेड पॉलिसी और इसे लेने के क्या है फायदे। यूलिप में कम हुआ रिटर्न, अब इससे छुटकारा पाने के लिए किन बातों का रखे ध्यान, और साथ ही माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल या फिर फैमिली फ्लोटर क्या है बेटर ऑप्शन। इन तमाम मुद्दों पर हम करेंगे आज चर्चा। आगे बढ़ते हैं। कितना एक्साइटिंग होता है ना अगर हम वक्त को खुद पीछे कर सके। अब ये तो मुमकिन नहीं है, हाँ, लेकिन आप पिछली तारीख की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर खरीद सकते हैं और इसे कहते हैं बैक डेटेड पॉलिसी। तो क्या आपको ये ऑप्शन चुनना चाहिए? पिछली तारीख की पॉलिसी लेने के क्या है फायदे, करते हैं इस पर चर्चा। सबसे पहले तो हर समझना चाहेंगे बैक डेटेड पॉलिसी होती क्या है। वेल कविता, जब आप कोई भी नॉन यूलिप पॉलिसी खरीदती हैं आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप वो पॉलिसीज बैकडेट करवा सकती हैं। एक उदाहरण के तौर पे आपने अभी मार्च में आप अप्लाई कर रहे हैं एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए, वो आपको कंपनी एक ऑप्शन देती है कि आप चाहें तो वो उसे बैकडेट कर सकती हैं और वो शुरू हो सकती है, समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर 2013 से आप बैकडेट करके शुरू कर सकती हैं। सो उसे कहते हैं बैकडेशन ऑफ पॉलिसी। ये मुमकिन होता है सिर्फ ट्रेडिशनल पॉलिसीज में, यूलिप पॉलिसी में मुमकिन नहीं होता है क्योंकि आपको NAV रिफ्लेक्ट होती है आपकी पॉलिसी में। तो जिस दिन आपने निवेश किया है आपको NAV उसी दिन की मिलती है। सो बैकडेशन इन यूलिप पॉलिसीज पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ट्रेडिशनल पॉलिसीज आप बैकडेट कर सकते हैं। कितना पीछे हम जा सकते हैं? एक फाइनेंशियल ईयर पूरा? जी हाँ, आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी पॉलिसी बैकडेट कर सकते हैं। अभी हम मार्च में हैं, मार्च 2014। आप अगर कोई भी पॉलिसी बैकडेट करना चाहते हैं तो 1 अप्रैल 2013 तक आप उसे बैकडेट कर सकते हैं। सो एक फाइनेंशियल की जब हम बात कर रहे हैं, ये समझना जरूरी है कि अगर हम 1 अप्रैल को पॉलिसी लेते हैं तो हम बैकडेट नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनेंशियल ईयर का बिगनिंग, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है। सो आप उसे फिर बैकडेट नहीं कर सकते। सो बैकडेशन जो है रियल सेंस में जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर आगे बढ़ता है तब आप उसे कोई भी एक निर्धारित डेट पर आप बैकडेट कर सकते हैं। लेकिन जाहिर तौर पे ऐसा किया जाता होगा कुछ फायदों को ध्यान में रखकर, तो वो फायदे क्या हैं? वेल, इसके 3-4 कारण हैं जब आप बैकडेट करते हैं। एक है कि आप इसे अपनी एज एक साल अपनी एज कम करते हैं फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सपेक्टिव। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी किसी की डेट ऑफ बर्थ है 12 नवंबर 1980, सो 84 या अभी 2014 में अगर हम लें तो उनकी आज कंप्लीटेड एज है 29 ईयर्स। आपको कई कंपनीज ऑप्शन देती हैं कि आप ये पॉलिसी बैकडेट कर सकते हैं और उनमें जो एज कैलकुलेशन होता है वो एज लास्ट ईयर के बेसिस पे होता है। तो आप अगर ये 10 नवंबर या 11 नवंबर 2013 को बैकडेट करती हैं तो आप 28 ईयर्स की मानी जाती हैं। सो प्रीमियम जो डिफरेंस है, इंस्टेड ऑफ 29 ईयर्स आप प्रीमियम भरते हैं 28 ईयर्स के। तो वो जो डिफरेंस है, थोड़ा बहुत प्रीमियम बचत होती है, ये बचत आप 20 या 30 साल आपका प्रीमियम में बचत रहता है। दूसरा एक कारण है, कई कंपनीज के कट ऑफ होती हैं कि आप जो पॉलिसी आप टिल 55 ईयर्स की एज तक ही ले सकती हैं। सो आप अगर 55 ईयर्स क्रॉस कर गए हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं पॉलिसी लेने के लिए। तो आप उसे बैकडेट करके अपनी एज 55 अगर एलिजिबल होती है तो आप उसे बैकडेट कर सकते हैं। तीसरा एक कारण है कि आप अपना ये जो प्रीमियम कमिटमेंट है वो आप स्प्रेड करते हैं थ्रू आउट द ईयर। जैसे कि अभी मार्च में अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं कोई नई टैक्स बचाने के हिसाब से या कोई भी कारण से आप पॉलिसी लेते हैं, मार्च में ऑलरेडी बहुत सारे कमिटमेंट्स होते हैं। आपके जो इनकम टैक्स एडजस्टमेंट्स होते हैं वो भी मार्च के सैलरी में होते हैं आपको। सो कैश और इंश्योरेंस इज एन एवरी ईयर कॉन्ट्रैक्ट। सो आपको हर साल मार्च में प्रीमियम पेमेंट का कमिटमेंट आता है। सो अगर आप चाहें तो आप इसे बैकडेट करके ऐसे कोई पीरियड में ले लीजिए जहां आपके कोई कमिटमेंट्स नहीं हो। एग्जाम्पल सितंबर 2013। हर साल अगर आपको ऐसे सितंबर में आपके कोई प्रीमियम कमिटमेंट्स नहीं है या और कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट्स नहीं है तो आप अपना प्रीमियम साल भर में उसे स्प्रेड कर सकते हैं। तो आप उसे बैकडेट करके ऐसी डेट पे ले लीजिए जहां पे आपका कोई और दूसरा कमिटमेंट नहीं है, तो आपका स्प्रेड आउट हो जाता है थ्रू आउट द ईयर। और एक कारण है, कई लोग बैकडेट इसीलिए करते हैं कि कोई स्पेशल डेट से मैच करें, एनिवर्सरी डेट है या बर्थ डेट है। आप हर पे 25-30 ईयर्स बाद अगर जो पैसे आते हैं वो आपके बर्थ डेट पे आए, आपके चाइल्ड के बर्थ डेट पे आए,
या आपकी एनिवर्सरी पे आए तो ये जरूरी है कि पॉलिसी शुरू भी वो डेट से होनी चाहिए। तो आप इसे कोई भी एक इंपॉर्टेंट डेट समझ के आप उसे बैक डेट करके वो डेट पे ले सकते हैं और तो मेच्योरिटी में पैसे आपको उस समय मिलेंगे। तो और एक और कारण है कि पीपल मैच इट विद देयर एनिवर्सरी और बर्थ डेट, इसी के लिए मैच करते हैं कि उनको याद भी रहना सिंपल होता है कि प्रीमियम भरना आपको हर अपनी एनिवर्सरी पे प्रीमियम भरने हैं। तो प्रीमियम रिमाइंडर के हिसाब से भी एक डेट आप चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट और बोनस का किस तरह का सिनेरियो होगा इस तरह की पॉलिसीज में? वेल आपको जब बैकडेट करते हैं तो जाहिर है कि जो प्रीमियम, अभी एक ही उदाहरण जो अभी अगर हम 10th या 11th नवंबर को बैकडेट करते हैं सो आपके 2 महीने का आपको आई थिंक अबाउट 4-5 मंथ्स का आपको ब्याज देना होगा, बिकॉज आइडियली प्रीमियम आपने फिर नवंबर में देना था जो आपने मार्च में दिया है। तो 9.5-10% के हिसाब से अलग कंपनीज अलग अलग प्रीमियम चार्ज करती हैं और इंटरेस्ट चार्ज करती हैं और वो आपको पॉलिसी में एक टाइम देना है। फिर अगले साल से आपका प्रीमियम ड्यू डेट जो है वो 10th या 11th नवंबर ऐसे भी हो जाएगा। सो दिस इज वन फैक्टर जो ध्यान में रखना है। ये ध्यान में रहना होता है कि कई बार हम ये समझते हैं कि हम अगर पिछले साल की बैकडेट करते हैं तो हमें 1 साल का बोनस मिलेगा। जी नहीं, जो बोनस ऐसा आपकी अगर 20 साल की 20 इयर्स का बोनस मिलेगा। सो आपको अगर पहले आपने पिछले इंटरिम बोनस अनाउंस होने के पहले से पॉलिसी ली है तो आपको उतना ही 1 साल का आगे का बोनस नहीं मिलेगा। सो 20 इयर्स का बोनस है तो 20 इयर्स मिलेगा आपको। सो वो एक रॉन्ग नोशन है कि भाई आपको इंटरेस्ट आपको बोनस थोड़ा ज्यादा मिलता है, वो बात नहीं है। क्या इसी बात का झांसा देकर एजेंट्स भी जबरदस्ती इस तरह की पॉलिसीज बेचते हैं या आपको मजबूर करते हैं कि आप बैक डेटेड पॉलिसी खरीदें? जी, ये कहा जरूर जाता है क्लाइंट्स को, बट आई डोंट नो कि ये अगर मिस सेलिंग के अंडर में आता है, क्योंकि इससे कोई एजेंट को टेक्निकली नहीं है। आपकी पॉलिसी आज से शुरू हो रही है या 3 महीने या 6 महीना शुरू हो रही है, उसे उन्हें कोई स्पेसिफिक फायदा नहीं होता है। लेकिन हमने सुना है कि क्लाइंट्स जैसे कि अभी टैक्सिंग का माहौल है, सब अपनी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस चक्कर में हो सकता है वो अपनी पॉलिसी। जी हाँ, इसमें अगर किसी ने मना किया है कि मार्च में मेरे पहले ही बहुत खर्चे हैं, मुझे अभी नहीं करना है, तो उस समय बताया जा सकता है कि भाई आप बैकडेशन कर लीजिए, आप सितंबर से शुरू कर लीजिए, तो आपको अगले साल फिर सितंबर में प्रीमियम भरना आएगा, मार्च में नहीं आएगा। तो जस्ट टू इंड्यूस अ पर्सन टू बाय क्विकली मे बी हो सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स अ रियल कोई एडवांटेज नहीं है, रियल एडवांटेज बैकडेशन करवाने में। तो ज्यादा फायदे मेरे ख्याल से यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को ही है जो बैकडेटेड पॉलिसीज लेते हैं अपने हिसाब से। मेरे ख्याल से आप एक बैकडेटेड पॉलिसी यहाँ पर ले सकते हैं। एब्सोल्युटली, आपके ये ऑप्शन दिया गया है, इट इज नॉट हाँ, इसे कोई मैंडेटरी नहीं है। दूसरी बात है, ये ऐसा नहीं है कि भाई आप अगर लेते हैं तो आपको कुछ ज्यादा फायदा होता है। ये खाली कन्वीनियंस के हिसाब से एक ऑप्शन दिया गया है जो अगर कोई पॉलिसी होल्डर चाहे तो पॉलिसी लेते वक्त कर सकता है। या पॉलिसी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पॉलिसी लेने के बाद एक बार शुरू हो जाती पॉलिसी, तब आप उसकी कमेंसमेंट डेट या वो आप चेंज नहीं कर सकते। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि आप अगर मार्च में पॉलिसी ले रहे हैं तो डेट ऑफ कमेंसमेंट आप अगर नवंबर 2013 करते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन रिस्क कवर आज की डेट से शुरू होता है, ना कि नवंबर से। चलिए, तो आपकी कन्वीनियंस के लिए है बैकडेटेड पॉलिसीज लेना, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पर हर्ष ने अभी बताया कि आपकी कन्वीनियंस के ऊपर है, उसके मुताबिक आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको बैकडेटेड पॉलिसी लेनी है या नहीं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। योर मनी आपको मिला रहा है सिबिल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड से, जिनसे सीधे जुड़कर आप अपने क्रेडिट स्कोर से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। इस शो का हिस्सा बनने के लिए आपको हमें अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अपना सवाल ईमेल करना होगा mf@moneycontrol.com पर। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं हर्ष रुंगटा। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ पर हमारे साथ असम से दीपक अग्रवाल हैं फोन लाइन पे। नमस्कार दीपक, सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपक। मैं अपने मॉम डेड पॉलिसी बाय करना चाहता हूँ इंश्योरेंस। मैंने बहुत सारी कंपनीज का कंपेयर किया है, तो पॉलिसी बाजार एंड अदर वेबसाइट्स। तो मेरे को 2 पॉलिसी समझ में आई है। एक मैक्स बुपा की पॉलिसी है फैमिली फर्स्ट, हार्ट बीट फैमिली फर्स्ट, एंड दूसरी मैंने रेलीगेट का शॉर्टलिस्ट किया है, कैट बोल के है। तो इन दोनों पॉलिसी में क्या कौन से बेटर रहेगा, या आपको और कोई
पॉलिसी मेरे को सजेस्ट करती हूँ। जरूर दीपक, उसके साथ जानना चाहूंगी आपके पेरेंट्स की किसी तरह की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई शिकायत? अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हर्ष से बात करते हैं और जानते हैं कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए किस तरह की हेल्थ पॉलिसी लेनी चाहिए। हर्ष, क्या लगता है, इन्होंने मेरे ख्याल से कुछ रिसर्च हुआ कि यहाँ पर की हुई है, ठीक है ये ट्रैक पे, और कितने की हेल्थ प्लान इनको लेना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए? वेल दीपक जी, आप जो क्वांटम है, जो कितना कवरेज की बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में रहते हैं और वहाँ पे कॉस्ट क्या है आपके मेडिकल ट्रीटमेंट्स के, आप किस हॉस्पिटल, किस कैटेगरी के हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट लेंगे अगर कुछ काम पड़ता है तो, और आपको ये और प्रीमियम का कॉस्ट क्या होगा, ये बेसिकली एक पैरामीटर्स हैं जिससे आप डिसाइड करते हैं कि आपका कवरेज अमाउंट कितना होना चाहिए। लेकिन आप कहीं भी रहते हो, आज की तारीख में आई थिंक अमाउंट है जो आपके पास मिनिमम होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप प्रीमियम भर सकते हैं और आपको ज़रूरत है तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं। एक सुझाव मैं दूंगा कि आप जब पॉलिसीज़ लें तो आप इंडिविजुअल कवरेज लीजिएगा आपके पेरेंट्स के लिए, फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज़ मत लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनकी एज 49 एंड 51 है। सो जो भी खर्चे आते हैं, अगर कोई भी एक मेंबर अगर क्लेम करता है तो दूसरे मेंबर के लिए आपके पास कवरेज का स्कोप कम हो जाएगा। अगर आप 3 लाख का लेते हैं, एक 1.5-2 लाख का आपका अगर क्लेम हो चुका है तो बाकी साल के लिए आपके पास सिर्फ 1 लाख का कवर रहता है फॉर बोथ द मेंबर्स, तो कवरेज शायद थोड़ा इनसफिशिएंट हो सकता है। जो कॉस्ट डिफरेंस की करते हैं, अगर इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर में कंपेयर करते हैं तो कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है लगभग 25% होता है। सो 25% अपने आप में बड़ा अमाउंट सुनने में लगता होगा, लेकिन अगर हम प्रीमियम एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें तो वो अमाउंट काफ़ी कम होता है। फायदे अगर हम देखते हैं, अगर कोई उदाहरण के तौर पे अगर आपका 20,000 प्रीमियम फैमिली फ्लोटर में इंडिविजुअल में आ रहा है, फैमिली फ्लोटर में आपका 15,000 आएगा, तो 5,000 रुपये आप साल का बचाएंगे। उसके अगेंस्ट में आपको ईच इंडिविजुअल विल हैव 3 लाख कवर्स। सो आपको वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करनी चाहिए। प्रोडक्ट्स की जो आपने बात की है, रेलीगेयर की केयर और मैक्स बुपा की फैमिली फर्स्ट, ये पॉलिसीज फीचर वाइज कंपेरेबल हैं, मतलब इन द सेंस उनके फीचर्स हैं वो मोर और लेस सिमिलर। आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाएगा। सिर्फ दोनों पॉलिसीज में एक रूम रेंट अलाउंस का जो है उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैक्स बुपा की फैमिली फर्स्ट जो आप सिल्वर प्लान आपने देखा है, उसमें आपको आपके जो भी पेरेंट्स हैं जब भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा उन्हें एक शेयर्ड अकोमोडेशन के बेसिस पे उन्हें रूम की एलिजिबिलिटी है। अगर आप गोल्ड प्लान लेते हैं तो सिंगल प्राइवेट रूम ले सकते हैं। रेलीगेयर केयर में सम इंश्योर्ड पे डिपेंड करता है, अप टू 4 लाख अगर लेते हैं तो 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड इज योर रूम एंटाइटलमेंट, और उसके ऊपर है तो आप एक सिंगल प्राइवेट रूम ले सकते हैं। सो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसका असर क्लेम के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होता है। इट्स नॉट कि आप रेंट अमाउंट मिलता है, इसमें प्रोपोर्शनेटली बाकी खर्चे भी आपको रिड्यूस कर दिए जाते हैं। मैं आपको अलग पॉलिसीज और बता दूं जिसमें रूम रेंट्स का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अपोलो म्यूनिक, इजी हेल्थ एंड टाटा AIG मेडी प्राइम, इनमें ये रूम रेंट्स के रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो आपके बेसिक कवरेज पूरा है। सो आप ये कंपेयर कर लीजिए और ये देखिए कि अगर प्रीमियम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो इट इज़ बेटर कि आप एक अनरिस्ट्रिक्टेड पॉलिसी लें जिसमें आपको कोई भी बंधन नहीं हो। एक स्टेप आप और लीजिएगा, आप इन सभी कंपनीज में चेक करिए कि आपकी सिटी में, आपकी लोकेलिटी में कौन से हॉस्पिटल हैं जो इनके साथ एम्पैनल्ड, तो आपको कैशलेस फैसिलिटी मिलेगी। कैशलेस एक बहुत ही पावरफुल फैसिलिटी है। कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होता है 2-3 लाख रुपए का अगर खर्चा होता है तो आपको कैशलेस में पेमेंट अगर हो जाता है तो आपके ऊपर बर्डन नहीं आता है इमीडिएटली फंड्स अरेंज करने का। इसके अलावा क्या सीनियर सिटीजन्स के जो हेल्थ प्लान है उनको कंसिडर किया जा सकता है? वेल दे आर नॉट इन दैट एज राइट नाउ, अभी वो 49 एंड 51 है, तो अभी अगर एक रेगुलर पॉलिसीज मिलती हैं तो इन्हें वो कंसिडर करना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स की पॉलिसी अभी अवेलेबल है, लेकिन उनमें को पेमेंट क्लॉज होता है। कंपनी पूरा क्लेम नहीं देती है, उसमें 20-25% क्लेम आपको इंडिविजुअली बेयर करना होता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका पूरा कवरेज आपके के अंदर में है। अच्छा, सो सीनियर सिटीजन जो उन्होंने अभी तक पॉलिसी नहीं, उनके लिए ऑब्वियसली लेना है, बट अगर ये अभी शुरू करते हैं तो रेगुलर प्लान लिया हुआ इनके लिए बेहतर है। चलिए, तो यहाँ पे आपको तमाम सलाह जो है वो दे दी गई है दीपक। अपने पेरेंट्स के लिए आपको जल्द से जल्द हेल्थ प्लान ले लेना है। फिलहाल योर मनी में वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें हमारी खास पेशकश के बारे में। योर मनी आपको मिला रहा है सिविल यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड से, जिनसे सीधे जुड़कर आप अपने क्रेडिट स्कोर से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। इस शो का हिस्सा बनने के लिए आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अपना सवाल ईमेल करना होगा mf@moneycontrol.com पर।
योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और मेरे साथ है रुंगटा सिक्योरिटीज के हर्षवर्धन रुंगटा। लेते हैं अगला सवाल। यहाँ गुवाहाटी से वंदना मल्होत्रा फोन लाइन पे हैं। नमस्कार वंदना जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी, एक्चुअली लास्ट ईयर हमने HDFC का एसिड ट्रस्ट पॉलिसी लिया था विद हाईएस्ट NAV गारंटेड, बट फंड की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही जी। तो आपसे पूछना चाहते हैं कि वेदर टू कंटिन्यू दिस पॉलिसी और दिस फंड। वंदना जी, आपने साफ तौर से निवेश के लिहाज से ये पॉलिसी ली है, ये यूलिप प्लान है? दोनों ही समझ लीजिए। तो मतलब आप जानती थी कि आप क्या ले रही हैं? हाँ जी, आपको पता था कि ये एक यूलिप प्लान है और यहाँ पे आपको रिटर्न्स उतने बेहतर नहीं मिले जी जी। चलिए बताते हैं और अगर इसको हाँ जी, अगर इसको डिस्कंटिन्यू कर सकते हैं तो क्या आफ्टर 1 ईयर पेमेंट के बाद इसको कर सकते हैं डिस्कंटिन्यू? जरूर, आपके तमाम सवालों का जवाब हम देंगे योर मनी पे। हर्ष, इन्हें क्या करना चाहिए? जैसे कि उन्होंने कहा कि इनको ज्यादा जानकारी नहीं थी और इन्होंने यूलिप प्लान ले लिया है, इन्वेस्ट कर दिया है इसमें, अब क्या करें? वेल वंदना जी, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप पॉलिसी अभी भी डिसकंटिन्यू कर सकती हैं। सिर्फ एक छोटा सा जो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है वो सिर्फ ये है कि अभी जब आपका प्रीमियम आता है आप प्रीमियम नहीं भरिएगा और वो ऑटोमेटिकली आपके जो एक सरेंडर चार्ज है अप टू 6,000 रुपीज़, या IRDA के हिसाब से गए हैं कि जो खर्चे हैं वो कैप किए गए हैं कि हायर साइड में 6,000 रुपये तक आपके फंड वैल्यू से डिडक्ट होगा और पैसे जो हैं वो पॉलिसी डिसकंटिन्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वो आपके इक्विटी डेट किसी में नहीं रहेंगे। ये अमाउंट जो है इस पे आपको जो भी स्टेट बैंक के सेविंग्स अकाउंट रेट पे जो सेविंग्स अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है वो ब्याज आपको इस पॉलिसी डिसकंटिन्यूड अकाउंट पे आपको मिलते रहेगा, विच इज़ 4%। 4% आपको जब पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट होते हैं, 1 साल आपने ऑलरेडी फिनिश कर लिया है तो अगले 4 साल बाद आपको ये पैसे आपको दे दिए जाएंगे विद 4% इंटरेस्ट। सो आपके लिए ज़्यादा करना नहीं है, आपको लेटर लिख फॉर्म भरना नहीं करना है। सारा प्रोसेस जब आप प्रीमियम नहीं भरेंगे ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपको 5 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे आपको आपके हाथ में पैसे आ जाएंगे। सो यही एक तरीका है जिससे आप इस पॉलिसी में से बाहर आ सकते हैं। आपको तुरंत कोई भी पैसे हाथ में नहीं दिए जाएंगे। ये आपको सिर्फ थोड़ी सी दिक्कत यही होगी कि 4 साल तक और आपको इसमें बने रहना होगा और 4% आपको ब्याज इसमें मिलते रहेगा। यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत सारे चार्जेस लगते हैं जिसके चलते आपको निकलने की सलाह दी जा रही है, लेकिन चार्जेस पे थोड़ा सा और विस्तार पे अगर हम बात कर सकते हैं, किस तरह के चार्जेस एक यूलिप पॉलिसी में लगाए जाते हैं? पहला चार्ज है जब आप प्रीमियम भरते हैं, पॉलिसी प्रीमियम चार्ज होता है तो उसे अगर कॉमन लेमन लैंग्वेज में बात करें तो वो एंट्री लोड हो गया। सो दैट इज फर्स्ट लेवल ऑफ चार्ज जो आपको लगता है। दूसरा है जो फंड आप जब निवेश करते हैं, इक्विटी डेट या बैलेंस फंड, इसमें आपको एक फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो आपको हर महीने आपके अकाउंट में से डेबिट होते रहता है। हाईएस्ट गारंटीड NAV अगर बात करें तो इसमें एक स्पेशल चार्ज लगता है, गारंटी चार्ज, विच इज अबाउट 0.5% हर साल का एडिशनली लगता है। सो ये सारे चार्जेस आपके, मोर्टेलिटी चार्जेस तो आपको लाइफ कवर के लिए देना है। सो ये चार्जेस आपके सब फंड में रहते हैं और कटते रहते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप इक्विटीज में निवेश करना चाहते हैं या में करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड या PF कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल, सो दैट इज अ बेटर ऑप्शन। और लाइफ कवर चाहिए तो आप टर्म प्लान ले लीजिए। बिल्कुल वंदना जी, जैसे कि आपने सुना, आपको यहाँ पर इस पॉलिसी में कम से कम 4 साल तक बने रहना पड़ेगा, उसके बाद आप निकलने का फैसला ले सकते हैं। काफ़ी हैवी चार्जेस होते हैं यूलिप में, और न सिर्फ आपको बल्कि तमाम दर्शकों को हम यही सलाह देंगे कि यूलिप में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। जैसे कि बताया हर्ष ने, PPF, RD, FD तमाम ऑप्शन है। अगर आपको निवेश की रणनीति अपनानी हो तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को कंसिडर करें, ना कि एक यूलिप प्लान को। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और फिर से बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। योर मनी आपको मिला रहा है यानी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड से। इनसे सीधे जुड़कर आप अपने क्रेडिट स्कोर से जुड़े तमाम सवाल पूछ सकते हैं। इस शो का हिस्सा बनने के लिए आपको हमें अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ अपना सवाल ईमेल करना है mf@moneycontrol.com पर। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, आज शो पे आके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और अभी लेंगे एक ब्रेक, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी। सवाल पोस्ट करने के साथ साथ योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं और साथ ही सवाल के साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी जरूर दें।